इंटरस्टेलर मूवी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसमें साइंस की थ्योरीज को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वर्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों को समझाया गया है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस पूरी मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर नासा में एक पायलट था, मगर अब वो नासा में काम नहीं करता बल्कि मक्के की खेती करता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि दुनिया को अब साइंटिस्ट की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत होती है, क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख से जूझ रही है। धरती पर 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गया और 1 साल पहले ओकरा और बाकी की चीजों की पैदावार खत्म हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे होते हैं, मर्फ जो पढ़ाई में बहुत होशियार होती है और उसका साइंस में बहुत रुझान है, और बेटा टॉम जो पढ़ाई में एवरेज होता है। अब दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि मर्फ जिस कमरे में सोती है वहाँ पर एक बुक शेल्फ है और बार बार उस बुक शेल्फ से किताबें अपने आप ही गिर जाती है। मर्फ अपने पिता को कई बार बोल चुकी है कि उसके कमरे में भूत है, और मर्फ ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप है। पर कूपर इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। कूपर बोलता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मर्फ बोलती है कि आपने बताया था कि विज्ञान का मतलब उन चीजों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम भूत और साइंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उससे डरने की बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में होता है उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एक बेसबॉल का मैच चल रहा होता है और तभी सायरन बजता है, और ये सायरन होता है तूफान आने का। धरती पर अभी धूल भरे तूफान आना आम बात हो चुकी है, और ये धूल भरा तूफान कभी भी आ जाता है, और इस वजह से मैच बंद हो जाती है और सब मास्क लगा के अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब कूपर अपने घर पहुंचता है तब पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है, और मर्फ के कमरे में फ्लोर पर धूल से कुछ लाइंस बनी होती है। मर्फ बोलती कि देखा, मैंने कहा था ना कि कोई घोस्ट हमसे बातें करना चाहता है। तभी कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है और वो मर्फ को कहता है कि आज तुम अपने भाई टॉम के कमरे में सो जाओ। और कूपर वही रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि ये हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात उस कमरे में ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लाइंस कैसे बनी और बुक्स अपने आप गिर कैसे जाती है। और अब सुबह हो जाती है और मर्फ भी वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि उसके पिता अभी भी वही बैठकर उन धूल की लाइंस को देख रहे हैं। कूपर मर्फ को बताते हैं कि ये किताबें भूत की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिरती है, और वो एक सिक्के को उछालते हैं और वो उसी लाइन पर जाकर गिर जाता है। कूपर मर्फ को बताते हैं कि ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा होती है जो कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है, और अब कूपर उस मैसेज को डिकोड कर लेता है, और मैसेज डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है और वो और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और जब कूपर अंदर जाने की कोशिश करता है तब उसे वहाँ की सिक्योरिटी पकड़ लेती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एक साइंटिस्ट होती है और उसका नाम एमिली होता है। और वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, और मर्फ भी वहाँ पर मौजूद होती है, और उस साइंटिस्ट के पिता प्रोफेसर ब्रैंड भी वहाँ पर होते हैं। कूपर इससे पहले नासा में काम करता था और इसीलिए वो प्रोफेसर ब्रैंड को पहले से ही जानता है। अब वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि वो बहुत ही खुफिया जगह होती है और इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कूपर बोलता है कि जिस तरह से मुझे इस जगह के बारे में पता चला, इस बात से तो ये समझ आता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, मगर ये कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है कि ग्रेविटी की वजह से हमें ये पता चला। वहाँ पर बेटा एक आदमी पूछता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। कूपर को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके दिल में डर भी होता है। वो बोलता है कि पहले आप मुझे वादा करो कि आप मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से आराम से जाने दोगे। अब ब्रैन हंसकर बोलते हैं कि तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और प्रोफेसर ब्रैंड नासा में साथ काम कर चुके, लेकिन कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इस दुनिया में जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट थे वो सब आज से 10 साल पहले पूरी दुनिया में बंद हो चुके। प्रोफेसर ब्रैंड बोलते कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम कर रही है, मगर दुनिया के लिए ये खत्म हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख से परेशान है। और अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा अभी भी स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है तो लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा खर्चे वाले होते हैं। प्रोफेसर बैन कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बहुत सारी फसल को पहले ही खो चुके हैं और बची हुई जो भी फसलें हैं वो कुछ सालों में खत्म हो जाएगी और धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और धरती से ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कूपर बोलता है कि धरती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी। प्रोफेसर बैन कूपर को बोलते कि हमें धरती को बचाना नहीं है बल्कि अब इसे छोड़कर जाना होगा।
प्रोफेसर ब्रैन कूपर को बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक एंडोरेंस नाम का नासा का स्पेसशिप है और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो कूपर को बताते हैं कि सैटर्न ग्रह के नजदीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप ही एक वर्म होल खुल गया था, जिसके थ्रू हम अदर गैलेक्सीज में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, जिसमें करोड़ों खरबों तारे और असंख्य ग्रह है। इसी तरह ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, पर इंसान को वहां पर पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि वर्म होल होता क्या है। वर्म होल की थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस में वर्म होल इस तरह मौजूद होता है कि हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए उस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वर्म होल के थ्रू हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। प्रोफेसर ब्रैन कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान की मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताते हैं कि हमने पहले ही 13 एस्ट्रोनॉट को वर्म होल के थ्रू दूसरे गैलेक्सीज में भेज चुके हैं और उन्हें वहाँ ऐसे ग्रह को ढूंढना है जो इंसान के रहने के लिए पर्याप्त हो और ज्यादा दूर ना हो। और उन सब के पास रोबोट भी मौजूद है और जब उन्हें एक ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहाँ इंसान रह सकते हैं तो वो उस रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहाँ पे उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट गए थे उनमें से 3 का सिग्नल मिल चुका है, यानी कि 3 अलग अलग ग्रहों के सिग्नल्स, पर उन ग्रहों पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती और इसीलिए उनके पास सिर्फ उन 3 ग्रहों के सिग्नल्स है। और इसीलिए अब एक टीम बनाई जा रही है जिन्हें हम उन तीनों प्लैनेट्स पर भेज सके और इन तीनों में से एक ऐसा प्लैनेट होगा जहाँ पर इंसान आराम से रह सकते हैं। और इसके बाद प्रोफेसर ब्रैन के पास 2 प्लान है। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रैन ग्रेविटी को समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है तो वो एक स्पेस स्टेशन की मदद से संपूर्ण मानव जाति को उस प्लेनेट पर भेज देंगे जो ह्यूमंस के रहने के लायक है। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन भी बनाया हुआ है और वो स्पेस स्टेशन वही है जहाँ पर कूपर और प्रोफेसर ब्रैन खड़े हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि आप इसे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पेस में जाएगा कैसे। इसलिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। अगर अर्थ पर कुछ देर के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल यान को अंतरिक्ष तक आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो यह स्पेस स्टेशन अपने आप ही हवा में तैरने लग जाएगा और इसके बाद हमें बस उसे दिशा देने की जरूरत होगी और इस तरह से पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये था प्लान नंबर 1। अब प्लान नंबर 2 के मुताबिक अगर प्लान नंबर 1 पूरा नहीं हो पाता और ऐसा प्लेनेट ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है जहाँ पर इंसान रह सकते हैं तो इंसान अपने साथ 5000 मानव भ्रूण ले जाएगा। भ्रूण मतलब इंसान के डीएनए, और इन भ्रूण के जरिए उन लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है। पर कहते हैं कि धरती की लाइफ अब ज्यादा नहीं है और आने वाले समय में यहाँ पर सारे लोग मर जाएंगे। अब प्रोफेसर ब्रैन कूपर को बोलते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें एक पायलट की जरूरत है और तुम एक अच्छे पायलट हो। और कूपर इस काम को करने के लिए मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है। लेकिन इस बात से उसकी बेटी मॉफ बहुत नाराज है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता ऐसे मिशन पर जाए जहाँ पर जान का खतरा हो और जहाँ से आने का कुछ भी पता ना हो। अब मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और वो उसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मर्फ बहुत नाराज होती है। वो बोलती है कि मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था उसका मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे, यानी कि मत जाओ। लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो जाने से पहले उसे एक घड़ी देके जाता है और उसे बोलता है कि इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन ये दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग तरह से काम करेगी। और कूपर ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर टाइम की रफ्तार उन्हें पता है कि कम होगी और अर्थ पर टाइम की रफ्तार ज्यादा है। कूपर बोलता है कि शायद जब मैं वापस लौटूं तब तुम मेरी उम्र की हो जाओ और मेरी उम्र लगभग उतनी ही रहे जितनी अभी है। अब कूपर और उनकी पूरी टीम वर्म होल से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते जहाँ पर वो तीनों प्लैनेट्स है और उस ब्लैक होल का नाम होता है गारकेंडवा। और जो तीनों प्लैनेट्स होते जहाँ से उन्हें सिग्नल आ रहे होते वो प्लैनेट्स उस ब्लैक होल का चक्कर उसी तरह से लगाते जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेसशिप से जो सबसे नजदीकी प्लैनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लैनेट। तो उनकी टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले हम इसी प्लैनेट पर जाएंगे, लेकिन ये वाला प्लैनेट ब्लैक होल से बहुत नजदीक होता है तो यहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब आप ये बात समझ लीजिए कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर इनकी रेंज में कुछ भी आ जाए तो वो उसे अपने अंदर समा लेते हैं। सपोज सूरज भी इसके रेंज में आ गया तो वो उसको निकल जाएंगे। और यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनके जितने नजदीक आप जाओगे वहाँ पर समय की रफ्तार बहुत कम होती जाएगी।
और एक यही कारण होता है कि उस प्लेनेट पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब वे उस प्लेनेट पर जाने की तैयारी करते, लेकिन उनका एक साथी रोमेली बोलता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उसकी इक्वेशन को समझने की कोशिश करूंगा। वही दूसरी तरफ बाकी के 3 लोग मिलर प्लैनेट्स पर पहुंच जाते और वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उस प्लैनेट पर 5 से 6 फुट का पानी होता है और कुछ भी नहीं होता। वहां पर जिंदगी संभव है ही नहीं। और वो एस्ट्रोनॉट जिसने उस प्लैनेट पर लैंड किया था, वहां पर उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सिर्फ मलबा होता है। अब एमिलिया उस तरफ जाने लगती है जहाँ से उसे सिग्नल मिल रहे थे। तभी कूपर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि पहाड़ों की तरफ। लेकिन जब कूपर उसे ध्यान से देखता है तब वो पहाड़ नहीं बल्कि लहरें होती है जो बादलों को छू रही होती है। और उस प्लैनेट पर इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है और इसलिए वो पानी को इतना ऊपर उठा देती है। अब वो एमिलिया को बताता है कि वो पानी की लहरें नहीं, जल्दी से वापस आओ। लेकिन तब तक एमिलिया वहाँ पर फंस जाती है। लेकिन वहाँ पर जो रोबोट होता है वो उसे बचाकर स्पेसशिप में ले आता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंस में उनके एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि वो बाहर ही छूट जाता है और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं हो रहा होता। और वो तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी निकलेगा और उन्हें उस प्लैनेट से निकलने में 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो जाता है। और अब वो अपने मेन स्पेसशिप में आ जाते हैं जो स्पेस में होता है। और वहां पर आने के बाद वो देखते हैं कि जो उनके साथ एक साथी वहां पर रह गया था वो लगभग बूढ़ा हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अब वापस आओगे। कूपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए। वो बोलता है कि 23 साल 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि आप लोगों के घर से मैसेजेस आए हुए हैं और उन्हें आप एक बार देख लो। और जब कूपर देखता है तब उसके लिए कई सारे वीडियो मैसेज आए हुए होते। एक मैसेज में उसका बेटा बताता है कि अब दादाजी यानी कि कूपर के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे ये भी बताता है कि मेरी अब शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी है। हालांकि कूपर अभी उसी उम्र का है लेकिन अब वो दादा बन चुका है। पर इतने साल बीत जाने के बावजूद भी मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया है क्योंकि वो उनसे नाराज होती है। और वो उस मैसेज को उस दिन रिकॉर्ड करती है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है क्योंकि कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं तब वापस लौटूं जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ। और आज मर्फ उस उम्र की हो चुकी है जिस उम्र के होने पर कूपर पृथ्वी से निकला था और इसीलिए मर्फ इस मैसेज को अपने पिता के लिए रिकॉर्ड करती है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मर्फ अब साइंटिस्ट बन चुकी है और वो प्रोफेसर ब्रैन के साथ नासा में काम करती है। इसके बाद ऊपर स्पेस में दिखाया जाता है कि वो तीनों एस्ट्रोनॉट ये डिसाइड कर रहे होते कि अब बचे हुए 2 प्लैनेट्स में से किस प्लैनेट पर जाना चाहिए। कूपर और रोमेली बोलते हैं कि हमें मैन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो प्लैनेट स्पेसशिप के पास है। लेकिन एमिली बोलती है कि हमें एडमंड के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि इस प्लैनेट पर से जो डेटा आया हुआ है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो चाहती है कि हमें उस प्लैनेट पर जाना चाहिए। और इसकी एक और वजह ये भी होती है कि वो एडमंड से प्यार करती है। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि इनके पास अब इतना फ्यूल नहीं बचा कि वो दोनों प्लैनेट्स पर विजिट कर सके। इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि ये लोग मैन के प्लैनेट पर जाएंगे और वो लोग मैन के प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है और वो उसे स्लीपिंग चैम्बर से उठाते और वो बोलता है कि यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। वो बताता है कि जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ पर अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है पर ऊंचाई पर जाने पर वातावरण बिल्कुल नॉर्मल है और वहाँ पर इंसान अपनी बस्ती बसा सकता है। मैन ने इस प्लैनेट पर पहुंचने के बाद अपने रोबोट को बंद कर दिया था जो कि ऑन होना चाहिए था। मैन बोलता है कि ये रोबोट गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहा था इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया और इस रोबोट का काम था सही इन्फॉर्मेशन अर्थ पर भेजना। वही दूसरी तरफ अर्थ पर ये दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ब्रैन अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और वो मरने से पहले मर्फ को बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। उसे पूरा करने के लिए उन्हें ब्लैक होल के पूरे डेटा की जरूरत होगी जो ना तो उनके पास थी और ना ही कहीं से उन्हें मिलने की उम्मीद थी। वो मर्फ को बताते हैं कि प्लान नंबर 1 सिर्फ दिखावा था। असल में इस प्रोजेक्ट के जरिए हमें प्लान नंबर 2 को पूरा करना था ताकि इंसान ऐसे प्लैनेट पर पहुंच सके जहां जीवन हो और वहां जाकर वो जो अपने साथ मानव के भ्रूण ले गए उससे नए इंसानों को पैदा किया जाए और मानव जाति को बचाया जाए। मतलब आने वाले समय में पृथ्वी पर सारे लोग मर जाएंगे क्योंकि प्लान नंबर 1 पूरा हो ही नहीं सकता। अब दूसरी तरफ मर्फ प्रोफेसर ब्रैन की बेटी को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर भेजती है और वो बोलती है कि प्रोफेसर ब्रैन अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो उस मैसेज में वो सारी बात बताती है जो प्रोफेसर ब्रैन ने मरने से पहले बताई थी। वो बोलती है कि क्या इस धोखे के बारे में मेरे पिता को पता था? क्या आपको इस बारे में पता था? और इस मैसेज को कूपर भी देख लेता है पर इस बारे में प्रोफेसर ब्रैन की बेटी एमिली को कुछ भी पता नहीं होता। अब कूपर डिसाइड करता है कि वो इस ग्रह से सीधा पृथ्वी पर लौट जाएगा और अपने बच्चों से मिलेगा।
तभी उनका साथी कूपर को बोलता है कि जब तुम पृथ्वी पर जाओगे तब ब्लैक होल का एक चक्कर लगाकर जाना और ट्रेस जो कि एक रोबोट होता है उसे उस ब्लैक होल में छोड़ देना ताकि वो सारा डेटा कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेज देगा, जिससे प्रोफेसर ब्रैंड के ग्रेविटी के अधूरे काम को पूरा किया जा सके और पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। अब उस प्लेनेट पर कूपर को यह पता लगता है कि मैन जो कि इस प्लेनेट पर पहले आया था उसने उन सबको धोखा दिया होता है और इस प्लेनेट के किसी भी हिस्से में इंसान नहीं रह सकता। मैन ने गलत डेटा भेजा होता है और वो रोबोट को ऑफ कर देता है ताकि उसका रोबोट सही डेटा ना भेज सके और अगर सही डेटा पृथ्वी पर चला गया तो यहाँ पर उसे बचाने कोई नहीं आएगा और वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा और इसीलिए वो धरती पर गलत डेटा भेजता है और इस बात से कूपर को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल मैन का प्लान ये होता है कि वो सबको यहाँ पर मारकर पृथ्वी पर लौट जाना चाहता है और वहाँ जाकर वो कोई भी झूठी कहानी बनाकर बच जाए। उनकी लड़ाई में कूपर को प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी बचा लेती है, लेकिन मैन उनके एक साथी को मार देता है और मैन वहां से अपनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठकर एंड्योरेंस की तरफ जा रहा होता है जो कि उनका मेन शिप है और वहां से वो पृथ्वी पर जा सके। पर जब मैन अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड्योरेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है और इस ब्लास्ट से एंड्योरेंस का बहुत नुकसान होता है। वही कूपर भी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंड्योरेंस की तरफ आ रहा होता है। वही एंड्योरेंस स्पेसशिप स्टेबल नहीं होता मगर कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एंड्योरेंस से कनेक्ट कर लेता है और अब एंड्योरेंस स्टेबल हो जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एंड्योरेंस ब्लैक होल की तरफ खींच रहा होता है, लेकिन कूपर बोलता है कि मैं इस ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल एक धक्के की तरह करूंगा और एंड्योरेंस को आखिरी बचे हुए तीसरे प्लैनेट की तरफ भेज दूंगा और इसे साइंस की भाषा में स्लिंग शॉट कहते हैं, जिससे किसी भी यान को ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से स्पीड देते हैं। और अब कूपर स्लिंग शॉट की मदद से अपने स्पेसशिप को उस तीसरे प्लैनेट की तरफ धकेलता है और अपने रोबोट को ब्लैक होल में धकेल देता है ताकि वो ब्लैक होल का पूरा डेटा पृथ्वी पर भेज दे और प्लान नंबर 1 को कामयाब करके पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। पर उस रोबोट के ब्लैक होल के अंदर जाते ही उससे संपर्क टूट जाता है। इसके बाद कूपर भी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एंड्योरेंस से अलग कर देता है ताकि उसका भार कम हो जाए और अब एंड्योरेंस में सिर्फ एमिली बची हुई है जो आखिरी प्लैनेट की तरफ बढ़ रही है। कूपर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि प्लान नंबर 2 को भी पूरा किया जा सके और मानव के अस्तित्व को बचाया जा सके। वही दूसरी तरफ कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। उसका ऑब्जेक्ट उसे मैसेज देता है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से डिटैच हो जाओ और कूपर उससे बाहर निकल जाता है और उसके तुरंत बाद उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ब्लास्ट हो जाता है और जैसे कूपर बाहर निकलता है तो वो ब्लैक होल के अंदर जाने की बजाय एक टेसरैक्ट में पहुंच जाता है और अब कूपर का रोबोट भी उसके संपर्क में आ जाता है और वो रोबोट भी इस जगह को देख सकता है। उसका रोबोट उसे बताता है कि 5th डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये टेसरैक्ट बनाया है और इस टेसरैक्ट में वो समय में आगे पीछे जाकर किसी भी पहलू को देख सकते हैं। वो इस टेसरैक्ट की मदद से अपने घर में बनी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जो उसकी बेटी मफ के कमरे में होती है, जहाँ उसे मफ दिखती है जो अब बहुत छोटी है और कूपर किताबें गिराकर मफ को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है। पर मफ समझती है कि ये कोई भूत है। आपको याद होगा कि बचपन में मफ कूपर को बोलती थी कि मेरे कमरे में भूत है जो किताबें गिराता है और एक बार वो अपने पिता को ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप ही है और सच में यही होता है। कूपर ही होता है जो उसके कमरे में किताबें गिराता था और वो ऐसा सिर्फ टेसरैक्ट के जरिए कर पाता है जिसकी मदद से वो पास में जा सकता है, पर अभी वो यहाँ पर फंसा हुआ होता है और वो यहाँ पर बात भी नहीं कर सकता। इसलिए कूपर मफ से कम्युनिकेट करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है क्योंकि ग्रेविटी ऐसी चीज है जो हर डायमेंशन में मौजूद होती है और धूल से जो मर्फ के कमरे में बाइनरी कोड्स की लाइन बनी हुई होती है वो भी ग्रेविटी की मदद से कूपर ने बनाई हुई होती है। कूपर ही मर्फ को ग्रेविटी की मदद से अपने आप को स्पेस में जाने से रोकने का मैसेज देता है जिसे वो अपने नोटबुक में नोट कर लेती है, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी कूपर ये नहीं बता पाता कि वो किसी टेसरैक्ट में फंसा हुआ है और वही है जिसने ग्रेविटी की मदद से मैसेजेस भेजे। तभी कूपर का रोबोट उसे बताता है कि उसे ब्लैक होल का सारा डेटा मिल गया है जिसकी मदद से वो प्रोफेसर ब्रैंड की ग्रेविटी की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं और पृथ्वी के लोगों को बचा सकते हैं। और यहाँ पर कूपर सारी गेम समझ जाता है। वो अपने रोबोट को बोलता है कि 5th डायमेंशन लोगों ने मुझे नहीं चुना बल्कि मफ को चुना है। रोबोट बोलता है कि किस लिए? कूपर बोलता है कि दुनिया को बचाने के लिए और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब आप टेसरैक्ट को इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर समय में आगे और पीछे देखा जा सकता है और इसे 5th डायमेंशन के लोगों ने बनाया है, यानी कि एडवांस लोगों ने बनाया है ताकि वो इंसानों को बचा सके क्योंकि अब पृथ्वी खत्म होने वाली है और जो एडवांस लोग हैं उन्हें पता होता है कि पृथ्वी अब खत्म हो जाएगी और वो कूपर की मदद से सारी इन्फॉर्मेशन मॉब तक पहुँचाना चाहते हैं और इसीलिए उन लोगों ने इस टेसरैक्ट को बनाया ताकि
यहाँ से कूपर सारी इन्फॉर्मेशन मर्फ को दे दे और मर्फ पूरी दुनिया को बचा ले। अब समस्या ये होती है कि डेटा तो है पर कूपर उसे अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाएगा कैसे। कूपर अपने रोबोट से सारा डेटा मोर्स कोड से ले लेता है और उसे ग्रेविटी की मदद से बुक शेल्फ पर जो घड़ी रखी होती है जो कूपर ने अपनी बेटी मर्फ को इस मिशन पर आने से पहले दी थी उसमें वो सारा डेटा ट्रांसफर कर देता है। मोर्स कोड टेक्स्ट मैसेज भेजने का एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप एक लाइट से या ऑन ऑफ टोन से मैसेज को भेज सकते हैं और जो लोग इस शैली को जानते हैं वो इस मैसेज को डिकोड करके समझ लेते हैं। अब जब मर्फ अपने पिता ने दी हुई घड़ी लेने जाती है जो अब साइंटिस्ट बन चुकी है तो वो देखती है कि उसकी घड़ी की सुई अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है और क्योंकि वो साइंटिस्ट होती है तो उसे मोर्स कोड के बारे में सब पता होता है और वो ये समझ जाती है कि उसके पिता उसे मोर्स कोड के जरिए डेटा भेज रहे हैं और वो उस डेटा को समझकर ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। तभी जिस टेसरैक्ट में कूपर और उसका रोबोट होता है वो अब गायब होना शुरू हो जाता है और वो उन दोनों को उससे बाहर फेंक देता है। दरअसल फिफ्थ डायमेंशन के लोग कूपर के जरिए ब्लैक होल की सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये टेसरैक्ट बनाया होता है और अब कूपर वहां से बाहर आ जाता है और उन्हें दूसरे एस्ट्रोनॉट ढूंढ लेते हैं और जब कूपर की आंखें खुलती है तब वो एक स्पेस स्टेशन पर होता है। अब कूपर ने कुछ समय उस टेसरैक्ट में बिताया है जो ब्लैक होल के अंदर होता है तो वहाँ पर बिताया हुआ कुछ समय पृथ्वी पर कई साल के बराबर होता है। कूपर की आंख खुलने के बाद जब वो उस स्पेस स्टेशन को देखता है तो वो देखता है कि उसका नाम कूपर स्टेशन है पर ये उनके नाम पर नहीं बल्कि उनकी बेटी कूपर के नाम पर होता है और जब वहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलता है तो वो देखता है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और कूपर की उम्र लगभग 3 साल से ही बढ़ी हुई होती है पर अगर वो पृथ्वी पर होता तो आज उनकी उम्र 125 साल की होती। कूपर मर्फ को बोलता है कि मैं ही तुम्हारा भूत था। उसकी बेटी बोलती है कि मैं जानती हूँ। मर्फ बोलती है कि किसी के भी माँ बाप को अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रही है। वो बोलती है कि तुम जाओ, यहाँ पर मेरे लिए मेरा परिवार मेरे बच्चे। कूपर बोलता है कि कहाँ जाऊँ मैं। वो बोलती है कि एमिली ब्रैंड के पास जो आखिरी प्लैनेट पर गई हुई है और अंत में ये दिखाते हैं कि एमिली उस प्लैनेट पर अकेली है और वो अपना हेलमेट निकाल लेती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ का वातावरण इंसानों के लिए पर्याप्त है और एमिली भी कूपर की तरह अभी भी जवान होती है और कूपर भी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में अपने रोबोट के साथ एमिली के ग्रह की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।